स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मैं बीए का अर्थशास्त्र आपको पढ़ाना शुरू करने जा रही हूँ। आज से आपकी ये क्लास शुरू होगी, जिसमें मैं सारा अर्थशास्त्र का सिलेबस पूरा कराऊंगी और कोशिश करूंगी, ये मतलब किस तरह से बोलूं कि पूरा मेरा 100% इस चीज़ पे होगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपका सारी तैयारी कराई जा सके, जिसमें नोट्स होंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, और अगर एमसीक्यू की ज़रूरत पड़ी तो उस तरह से भी ले आएंगे, और कोशिश करूंगी कि कोई एग्ज़ाम प्रीवियस वो भी हम डिस्कस कर सकें। चलिए फिर मन लगा के पढ़िए। आप सबके लिए का स्वागत है चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आप शायद नए हो पर मैं सभी से यही कहती हूँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जैसे टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो आप मोटिवेटेड होते हैं, आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेटेड होते हैं। तो और शेयर करिए ताकि और को भी ज्ञान मिले और चैनल जो है पॉपुलर हो। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं अभी से आपका। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। पहला लेसन जो है अर्थशास्त्र, उसकी डेफिनेशंस के बारे में है, जिसमें अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने किस नज़रिए से अर्थ इकोनॉमिक जो है उसको किस किस नज़रिए से उन्होंने देखा है, इस व्यवस्था को किस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन किया है, ये सारी डेफिनेशन हम इसमें लेंगे। आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह से डेफिनेशन पूछी जा सकती है, उसके हाईलाइट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, उसकी आलोचनाएं भी पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं धन संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जिन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा अर्थशास्त्र वह अध्ययन है, अर्थशास्त्र में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, राष्ट्रों का जो धन होता है उसके स्वभाव और उसके कारण, यानी एक राष्ट्र में जो धन है उसका नेचर कैसा है और किस कारण से वो बना है, कैसे वो आ रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे उसका फ्लो हो रहा है, ये सारा का सारा हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने। इनकी एक बुक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ एंड कॉजेज ऑफ द नेशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। दोबारा से बोल देती हूँ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में उन्होंने धन संबंधी ये परिभाषा दी। आइए चलते हैं, इसके थोड़े से हाइलाइट्स जान लेते हैं। हर डेफिनेशन के हाइलाइट्स हमको पता होने चाहिए, और बाद में देखो क्या होता है, एक अर्थशास्त्री उन्होंने कोई डिफाइन कर दिया है ना, कुछ चीज़ को डिफाइन करा उन्होंने कि ये ऐसा है, फिर कोई और अर्थशास्त्री आते हैं और वो उसमें कुछ कमी देखते हैं और उसकी आलोचना करते हैं कि हाँ ये कमी रह गई, और फिर उसको नए नज़रिया देते हैं। ये तो होता ही रहता है। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, हाइलाइट्स इसके क्या हैं कि यहाँ पर आर्थिक मनुष्य की बात करिए, यानी मनुष्य का वो स्वरूप जो धन कमाने में लगा हुआ है। ये पैसे के को ही समृद्धि का रूप मानते हैं कि पैसा बढ़ेगा तो समृद्धि बढ़ी है, और धन के इकट्ठा करने पर ज़्यादा जोर देते हैं। धन ही केंद्र बिंदु है डेफिनेशन का। सभी के सुख के लिए क्या महत्वपूर्ण है, धन। यानी इन्होंने सारी जो डेफिनेशन वो धन के इर्द गिर्द की, कैसे धन कमाया जाता है, कैसे धन को बचाया जाता है, कैसे उसे सेव करेंगे, कैसे उसमें प्रोग्रेस होगी, ये सारी डेफिनेशन ही अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें ही अर्थशास्त्र हैं, और इसी को अर्थशास्त्र की डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने अपना लिया है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। जो इन लोगों ने आलोचना की, उन्होंने कहा कि बहुत ही भौतिकतावादी परिभाषा है, सारा दारोमदार कमाने, खर्चने और जोड़ने पर ही है, और इसी को आर्थिक कल्याण का पैमाना माना गया है। इसके अलावा धन की पूजा की गई है, और धन व्यक्ति और देश से ऊपर माना गया है, यानी सब कुछ धन को ही मान लिया, और वही अर्थशास्त्र है। ठीक है, और जो लोग ये नहीं कर पा रहे वो इनके अर्थशास्त्र की डेफिनेशन से बाहर है। तो ये आप, आई होप आपको हाइलाइट्स पता चल गए होंगे। इसमें जैसे मैं कोई एक पॉइंट बोल रही हूँ उसका डिफाइन कर रही हूँ, तो ऐसे आप भी जब एग्जाम में लिखें तो हाईलाइट करें, ठीक है, अंडरलाइन करें, और उससे आगे उसका थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और आलोचना जो है, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आप ये तीनों 1 by 1 करके लिख के उसके बाद
उसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस इतना ही इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट लिखना होता है, छोटा छोटा डिफाइन करना होता है, एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी होती हैं और आप आराम से मार्क्स ले जा सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या है। हाँ जी, यहाँ है कल्याण संबंधी परिभाषा। इससे पहली परिभाषा किससे संबंधित थी? धन संबंधी। और किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। अब दूसरी परिभाषा है कल्याण। कल्याण क्या होता है? सभी का अच्छा होना, ठीक है। और ये परिभाषा दी थी मार्शल ने, प्रोफेसर मार्शल ने। अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो कि कल्याण के लिए आवश्यक है। मतलब इंसान के किए गए वो सभी कार्य जो कि मानव का कल्याण कर रहे हैं, उसको प्रोग्रेस करा रहे हैं, उसे तरक्की कर रहे हैं, उसके हित में है, उसकी बेहतरी कर रहे हैं, वो सारे के सारे अर्थशास्त्र में लिए जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने अर्थशास्त्र को सबके कल्याण से जोड़ा, इसलिए इनकी डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे? कल्याण संबंधी परिभाषा। और ये दी है मार्शल ने। चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसके हाईलाइट्स। हाँ जी, हाइलाइट्स ये हैं कि मनुष्य के साधारण व्यवसाय का अध्ययन, जो भी वो व्यापार करता है, जो भी साधारणतः जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उस सबको लिया जाता है। इसके अलावा धन की अपेक्षा व्यक्ति पर महत्व दिया। इन्होंने व्यक्ति के कल्याण को बहुत महत्व दिया है, व्यक्ति को महत्व दिया और व्यक्ति के कल्याण को भी बहुत महत्व दिया है। इन्होंने इसे सामाजिक कार्यों का अध्ययन, यानी कि वो सोशल एक्टिविटी जो कर रहा है वो भी अगर उसको किस तरह का कल्याण कर रही है तो वो भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में शामिल है। इसके अलावा मानव व्यवहार का अध्ययन है, तो मानव व्यवहार का तो अध्ययन यही है, सामाजिक कार्यों का है, कल्याण का है, धन की अपेक्षा व्यक्ति को और उसके कल्याण को महत्व दिया गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये देखिए क्रिटिसिज्म क्या है। इसकी आलोचना में कहा है कि सामाजिक नहीं बल्कि प्योर साइंस है। यानी इन्होंने तो कहा इसे सामाजिक साइंस, लेकिन इन्होंने जिन लोगों ने आलोचना की उन्होंने कहा ये प्योर साइंस है, क्योंकि ये एक नियम, इकोनॉमिक्स में नियम होते हैं और लगभग सभी जगह वो लागू हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर कीमत अधिक है तो किसी चीज़ की कीमत बढ़ी तो सबके लिए बढ़ गई है ना, किसी एक के लिए नहीं बढ़ी। तो कुछ फैक्ट्स पे चलता है ये, इसीलिए इसको प्योर साइंस कहा गया है। और साधन को भौतिक और अभौतिक, मार्शल ने भौतिक और अभौतिक साधन, जो उत्पादन के साधन है उनको भौतिक और अभौतिक दो कैटेगरी करी है। जबकि ये जो जिन्होंने आलोचना की उन्होंने कहा ऐसा करना अनुचित है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो सभी साधनों को भौतिक मानिए, अभौतिक नहीं। उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभौतिक को हम प्रोडक्शन वगैरह में इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि ये सबके देखने के नज़रिए हैं। अभौतिक भी जब कैटेगराइज किया मार्शल ने तो उन्होंने अभौतिक को भी कैसे यूज़ किया जाता है बताया। चलिए आगे डेफिनेशंस देखते हैं। आई होप एडम स्मिथ की और मार्शल की डेफिनेशन, उसके हाइलाइट्स और उसके क्रिटिसिज्म तो आपको समझ आ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आती है डेफिनेशन पीगू की। मार्शल के जो शिष्य थे, पीगू जो थे वो मार्शल के स्टूडेंट थे और उनके अनुसार मार्शल की जो परिभाषा है बहुत ही सीमित है। ये मतलब डेफिनेशन से सेटिस्फाइड है, बट ये क्या कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा इसका एरिया जो है वो वाइड नहीं है, क्योंकि इन्होंने भौतिक कल्याण की बात करी गई। अगर इसकी जगह आर्थिक कल्याण होता तो एरिया ज़्यादा व्यापक हो जाता। यानी इन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिक का अध्ययन कहाँ करते हैं? जहाँ पर भौतिक कल्याण की बात होती है, यानी सुख समृद्धि, धन, घर और कार, ये सब को हम शामिल करते हैं। लेकिन किसी भी तरह का आर्थिक फ़ायदा अगर पहुँच रहा है, आर्थिक रूप से कल्याण हो रहा है, वो सबको शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए पीयू की डेफिनेशन में क्योंकि उन्होंने आर्थिक कल्याण को महत्व दिया तो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है उसको बढ़ाया, उन्होंने उसका दायरा बढ़ा दिया। अब इन्होंने कहा क्या कि कल्याण चाहे प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से कल्याण माना जाना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर आपको मतलब धन आप कमा रहे हैं या किस तरह से आर्थिक मदद मिल रही है वो भी आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। आर्थिक कल्याण का वो भी रूप है। मान लीजिए कि जैसे कोविड टाइम में क्या हुआ कि लोगों की नौकरियां चली गई, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारे ऐसे पैकेज निकाल दिए, राशन फ्री करना, मेडिसिन की फैसिलिटी फ्री दे देना और भी बहुत सारे फैसिलिटी देना। तो इस तरह की फैसिलिटी से क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं है, ये परोक्ष रूप से मदद है। सीधे उन्हें काम देके पैसा नहीं दिया गया, उन इस तरह की व्यवस्था करी गई कि उनको बहुत सारे बेनिफिट होने लगे। तो प्रत्यक्ष कल्याण हो या परोक्ष, दो ही अर्थव्यवस्था का पार्ट होते हैं। तो ये एक बात किसने कही? पीगू ने कही,
और हमने डिफाइन करके आपको बता भी दी। अगर कहीं पर कोई आप कमाते हो और आपसे आपका कल्याण हो रहा है, आपकी सुविधाएं सुख सुविधाएं आप बढ़ा रहे हो, तो वो प्रत्यक्ष रूप से आप आर्थिक रूप से समृद्ध बन रहे हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट पानी बिजली और सड़क की सुविधा देती है तो भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, और ये परोक्ष रूप से की गई मदद है, और वो भी इकोनॉमी का एक पार्ट ही है। यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, चाहे डायरेक्ट चीज़ों से बढ़े या इनडायरेक्ट, वो अध्ययन का विषय होता है और वो भी अर्थव्यवस्था का पार्ट होता है। यानी इन्होंने डिफाइन किया कि थोड़ा इकोनॉमिक्स का व्यापकता दे दी, उसको उसका एरिया बढ़ा दिया। इसके अलावा आदर्श विज्ञान माना, इन्होंने माना कि ये फैक्ट्स पे चलते हैं और इससे आर्थिक कल्याण होता है, इसलिए ये एक आदर्श विज्ञान है। क्योंकि क्यों है ये आदर्श विज्ञान? बिकॉज इससे लोगों का कल्याण हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं और एक और अर्थशास्त्र की डिफिनेशन को ले लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले इकोनॉमिक्स के जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, उसमें यही डेफिनेशन आपके नज़रिए को क्लियर करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दुर्लभता संबंधी परिभाषा की। दुर्लभता यानी स्केर्सिटी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दूं, स्केर्सिटी यानी कमी, दुर्लभता यानी कोई चीज़ कम होना। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्सन ने दी है। थोड़ा मुझसे गलत हो गया तो मैंने काट दिया था, लेकिन इतना सारा नोट्स बनने थे तो इसीलिए उसको रहने दिया। आई होप कोई माइंड नहीं करेगा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है प्रोफेसर रॉबिन्सन ने, और इन्होंने अपनी बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी बुक का नाम क्या है? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1932 में आई। इन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी। अब दुर्लभता संबंधी परिभाषा में कहा क्या है? इन्होंने कहा कि असीमित आवश्यकता है, यानी डिमांड अनलिमिटेड है, और पूर्ति के जो साधन हैं, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये सीमित है। इनकी मात्रा सीमित है, डिमांड असीमित है, और इनके सामंजस्य को बिठाना यानी इनके बैलेंस को बिठाना ही इकोनॉमी का काम है। यानी इकोनॉमी का काम क्या हुआ कि हमारे बहुत सारी वांट्स हैं, बट हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पूर्ति के साधन बहुत कम है, सीमित मात्रा में। अब किस तरह असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, या इनमें से हम कुछ की पूर्ति करें, और कैसे ये बैलेंस बिठाया जाता है, यही अर्थव्यवस्था का विषय, अर्थशास्त्र का विषय, और वास्तव में है भी यही बात। तो ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों राइज हुई? ये दुर्लभता संबंधी प्रॉब्लम कैसे आई? फैक्टर स्केर्स है, फैक्टर जो है कम है, एंड डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है, इसलिए प्रॉब्लम आई, और इसे कहते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषा। अब इसके हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है ना, इसमें हाइलाइट्स क्या है कि यहाँ पर आवश्यकताओं का समान ना होना, मतलब कोई आवश्यकताएं बहुत सारी हैं पर वो एक बराबर नहीं है। कोई बहुत ज़रूरी है, कोई बहुत ही कम ज़रूरी है, कोई खुशी और आराम से रिलेटेड है, और कोई बेसिक एमिनिटीज़ के लिए, जैसे कि राशन, जैसे कि मेडिसिन, पर आपके फैशन के कपड़े, आपके घर के सजावट के सामान, तो वो कम इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि लेस इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस सबका है। तो आवश्यकताएं जो है कम से ज़्यादा इनकी रेटिंग है। इसके अलावा साधन सीमित है, उनको पूर्ति के साधन सीमित हैं, और इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप समझे। वैकल्पिक प्रयोग होता क्या है? यानी एक से ज़्यादा चीज़ों में किसी चीज़ का प्रयोग हो सकता है। देखिए प्रॉब्लम कब नहीं आती, मान लीजिए कोई साधन है, मान लीजिए कि आप ले लें, मान लीजिए शुगर है। अब शुगर के कितने सारे यूज़ हैं, है ना, दुनिया भर के। आप डिश बना रहे हो, उसमें डाल रहे हो, आप शुगर को चाय में भी यूज़ कर रहे हो, ऐसे भी शुगर को यूज़ कर ले रहे हो, तो दुनिया भर के यूज़ हैं आपके शुगर के। अब क्योंकि इतने यूज़ हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है कि भाई कौन से यूज़ में प्रयोग किया जाए। अगर एक ही यूज़ होता तो क्या था, वो प्रोडक्शन हुआ, उसमें लग गया, फिर यहाँ चुनाव की तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो साधनों के, अब जैसे मजदूर है, इनको डिफरेंट प्रोडक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। अब इनका क्योंकि वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है, तो प्रॉब्लम आई, कहाँ लगाएं, कहाँ से हटाएं, कहाँ कितना लगाएं। अब अगर इनका एक ही प्रयोग होता तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती, उसी में प्रयोग होता।
चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हाँ जी, मार्शल और रॉबिन्सन की परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी, रॉबिन्सन ने दुर्लभता संबंधी, कल्याण यानी कि वेलफेयर, ठीक है, और रॉबिन्सन ने किसकी दी, स्केर्सिटी यानी दुर्लभता संबंधी परिभाषा। परिभाषा मैंने अच्छे से डिफाइन कर दी है। यहाँ पर मैं एक बार इसलिए बता रही हूँ कि ये दोनों की परिभाषा एक दूसरे के विपरीत चल रही है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें दोनों का कंपैरिजन पूछा जा सकता है, तो उसमें आप सारे हाइलाइट्स के पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं, आलोचनाओं को भी लिख सकते हैं, और इनका सिग्निफिकेंस जो है, इनका जो डिफरेंस है कि कौन इसमें क्या है और दूसरे में क्या है, मार्शल ने क्या डिफाइन किया गया है और रॉबिन्सन ने क्या डिफाइन किया है, ये डेफिनेशन और ये अंतर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब डेफिनेशन है J.K. मेहता की। ये एक नाम से ही पता चल रहा है भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। इन्होंने इनकी बड़ी ही निराली सी डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि मानव का इच्छा रहित स्थिति तक आने के विज्ञान को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी इनके अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र एक साइंस है, लेकिन ये ऐसा साइंस है जो मनुष्य की इच्छा रहित होने तक की स्थिति तक का सारा ब्यौरा देता है। यानी कि आपने कोई डिमांड करी, आपने वो चीज़ खरीद ली, तो आप थोड़ा संतुष्ट हो गए, तो आपका संतुष्टि का स्तर बढ़ गया, फिर आप इसे और खरीदेंगे। पर अब क्योंकि आप पहले से ही संतुष्ट हैं, आप उतनी कीमत नहीं देंगे, फिर आप और संतुष्ट होंगे। जैसे जैसे आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप उस सेम कीमत पे नहीं, उससे सस्ते पे लेना चाहेंगे। तो यानी कि इस तरह से एक व्यक्ति जिस तरह से डिमांड करता है और किस तरह से सेटिस्फाइड होता है और कब तक वो कैसे कैसे रिएक्ट करेगा अलग अलग कीमतों पर, ये सारा विज्ञान ही मानव का स्थिति का J.K. मेहता ने डिफाइन किया अपने डेफिनेशन में। अब इनकी जो डेफिनेशन थी उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, इच्छा रहित होना, पूर्ण संतुष्ट होना, ये सुख प्राप्त करना, संतुष्टि है तो सुख है, और मानव व्यवहार का अध्ययन, और इस संतुष्टि को पाने तक के लिए मनुष्य किस तरह से व्यवहार करता है उसको दिखाता है। और क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं एक बराबर नहीं है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई कम इम्पॉर्टेंट है, तो समय के अकॉर्डिंग, समय भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, समय के अकॉर्डिंग वो इच्छाओं का चुनाव करता है कि किस इच्छा को पूरा किया जाना चाहिए और किसको अभी होल्ड पे रखना चाहिए, किसको पूरा नहीं करना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो कि इच्छा रहित होने की अंतिम स्थिति यानी चरम सीमा पे पहुंचने के सारे अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र में लेते हैं, और ये जो डेफिनेशन है ये J.K. मेहता जी ने, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री थे। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरा अपना 100% देने की कोशिश करी। अब एक या दो डेफिनेशन बची होगी, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, बड़ी खुशी होगी मुझे। और आप लोग अच्छे से पढ़ें, नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ें। इतना जितनी भी डेफिनेशन कराई और जितनी भी थोड़ी बहुत आगे वो करा देंगे, उतने में आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। समझ लिया, आधे घंटे में एक चैप्टर प्रिपेयर है ना। चलिए अब सब मेहनत करिए, अच्छे से सीखिए, और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।